स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश का हमारे खास बुलेटिन, उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के संकल्प के साथ आज लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिकाओं एवं 545 नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्षों, सदस्यों सहित कुल 13,800 जनप्रतिनिधियों के साथ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमें विकसित भारत बनाना है तो उसका रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और विकसित उत्तर प्रदेश का मार्ग नगर निकायों की सक्रिय भागीदारी से प्रशस्त होगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए पंच प्रण के साथ सभी नगर निकायों को जोड़ने के लिए आपके बीच आया हूं। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, सुनिए। हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जो तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति तो कर ही सके, हमारे विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के इनकम को भी जनरेट कर सके। जैसे मुझे कई नगर निकायों में जाने को मिला। कानपुर में मैं गया था। कानपुर में लोगों ने वहां पे एक अच्छा वहां पे अपना मॉडल दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाया है, उसमें एक मॉल भी बनाया है। वहां पर अच्छा एक कार्य उसके माध्यम मल्टी लेवल पार्किंग भी दे रहे हैं। मैं झांसी में गया था। झांसी में वहां पर उन्होंने अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए एक स्पेस सेंटर ही बनाया है, बहुत अच्छा। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया है, ये भी अपने आप में एक मॉडल है। प्रयागराज के बारे में वहां के महापौर बता रहे थे, अयोध्या के बारे में वहां के महापौर ने बताया है, ऐसे ही फिरोजाबाद में वहां की महापौर ने बताया है, ऐसे गाजियाबाद में भी इनकम को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी स्वयं की इनकम को आपने बढ़ाया, लेकिन और भी बहुत माध्यम हो सकते हैं इसमें। ऐसे ही हमें कुछ नए मॉडल देने पड़ेंगे। ये मॉडल नगर निकाय अपने स्तर पर भी और ये मॉडल आप पीपीपी मोड पर भी आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। बोर्ड इसके लिए सहमत हो और उस मानसिकता के साथ हमें कार्य करना होगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रदेश में निवेश नहीं आता था, जो होता था वो जा रहा था, आज उसी प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, 15 लाख हम अब तक जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं, 60 लाख से अधिक नौजवानों को इसके माध्यम से नौकरी। परंपरागत उद्यम जो मृत प्राय 17 के पहले था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उसको पुनर्जीवित किया। 2 करोड़ से ज्यादा लोग आज उसमें रोजगार प्राप्त किए हैं। सरकारी नौकरी जिसमें पहले सेंध लगती थी, आज 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी हम प्रदेश में देने में सफल हुए हैं। यानी प्रदेश वही, तंत्र वही, लेकिन एक इच्छा शक्ति जो विकास की होती है, उसको करने की इच्छा शक्ति का परिणाम क्या कि आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदल चुकी है। आज प्रयागराज में महाकुंभ होता है, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच जाता है। आज अयोध्या की तस्वीर बदल गई है, काशी की तस्वीर बदल चुकी है। लखनऊ में तस्वीर जो आज से 10 साल पहले आया होगा, आज वो लखनऊ को पहचान नहीं पाता है, मथुरा वृंदावन को पहचान नहीं पाता है। 14 लाख सीसीटीवी कैमरे उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में लगे हैं, जिसमें नगर विकास ने, गृह विभाग ने और लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास करके लगाए हैं, जो सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को देश के अंदर पहली बार प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हुआ है। एक टीम भावना से किए गए कार्य का प्रयास है। हमने इनकम बढ़ाई। जो लोग कहते थे उत्तर प्रदेश बीमारू है, आज कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कह सकता। आज उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बना हुआ है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से कहा था आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कि हमें 2047 के लिए अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए, 2047 कैसा होना चाहिए, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत होना चाहिए और विकसित भारत के लिए उन्होंने पंच प्रण की बात की थी। 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है और भारत के बारे में दुनिया के मन में जो परसेप्शन था उसको बदलते हुए भी हमने देखा है। भारत को दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरते हुए हम देख रहे हैं। हर एक सेक्टर में भारत की जो सफलता है वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी लीडरशिप है,
उसका परिणाम है। और प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से हम लोगों ने आज से 8.5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तब में और आज में ये व्यापक परिवर्तन हर एक सेक्टर में हमें बदलते हुए दिखता है और उसको उस बदलते हुए माहौल में हम सब देख सकते हैं। खासतौर पर जो भी नगर निगम या नगर पालिका के हमारे चेयरमैन या नगर पंचायतों के चेयरमैन इस संवाद में जुड़े थे, आपने सबके मुंह से इस बात को सुना होगा कि उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाया है। लेकिन इससे भी आगे और भी संभावना हमारे पास हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। मथुरा को आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया सर्किट हाउस मिलने जा रहा है। सांसद हेमा मालिनी, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र ने वेटरनरी विश्वविद्यालय के कृषि फॉर्म परिसर में भूमि पूजन किया। और बता दें कि सर्किट हाउस के लिए 2 हेक्टेयर क्षेत्र में 66.39 करोड़ रुपए की लागत प्रस्तावित है और निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम को सौंपी गई है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। ये 4 मंजिला भवन होगा, जिसमें 42 व्यक्तियों की क्षमता वाला डॉर्मेट्री और 2 बड़े आवास शामिल होंगे। सर्किट हाउस की प्रमुख सुविधाओं में ग्राउंड फ्लोर पर 70 मीटर कॉन्फ्रेंस हॉल, 72 सीटर डाइनिंग हॉल और पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर पर 8 रूम और 4 जनरल सूट, द्वितीय तल पर 10 रूम और 2 जनरल सूट, तृतीय तल पर 2 वीआईपी सूट और 4 जनरल सूट शामिल हैं। चौथी मंजिल पर डाइनिंग हॉल, मीटिंग हॉल और 2 वीवीआईपी सूट होंगे। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने सिद्धपीठ अहोरवा भवानी धाम पहुंचकर दर्शन पूजन से की। इसके बाद वह दुर्गम और कालीकन धाम में भी दर्शन पूजन के लिए गई। इस दौरान राज्य मंत्री वेंकटेश्वर शरण सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा कि मां के चरणों में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरी माता रानी से कामना है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और ताकतवर हो, राष्ट्र का हर नागरिक स्वस्थ रहे। और इस बीच रुकना छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। गोंडा के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स कॉलेज में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रतिभा सम्मान समारोह में हजारों मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। एशिया कप में भारत की जीत पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से ट्रॉफी न लेकर
जन भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने पाकिस्तान को आतंक का समर्थक बताया और विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस के मुफ्त बिजली वादे को उन्होंने बयानबाजी बताया और राहुल गांधी की टिप्पणी को उनका निजी विचार कहा। तो मेधावी इसमें सम्मिलित हुए। भारत ने मैदान में किस प्रकार पाकिस्तान को मात दी वो पूरे भारत और पूरी दुनिया ने देखा और तमाम भारतीयों की जो अपेक्षाएं थी कि भारत जो है वो जीत हासिल करेगा, उन अपेक्षाओं पर भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो खरी उतरी और पूरी तरह पाकिस्तान को भारतीय टीम ने जो है हराया है। एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडे ने उन्नाव पुलिस लाइन में नन्हे फरिश्ते कक्ष का उद्घाटन किया और मिशन शक्ति के तहत शक्ति वाहिनी स्कूटी का फ्लैग ऑफ किया। 21 स्कूटी पर 42 महिला पुलिसकर्मियों को रवाना किया गया जो महिलाओं की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। एडीजी ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश दिया और कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज आने का दो पर्पस था। एक दुर्गा पूजा है, अभी चल रहा है, नवरात्रि है और विसर्जन होगा कुछ ही दिनों में, तो उसकी एक फिर से समीक्षा। एक राउंड हम लोग पहले कर चुके हैं, पर यहाँ डीएम साहब हैं, एसपी हैं, तो हम सभी बैठकर देखेंगे कि हमारी व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, यानी विसर्जन के समय कहीं कोई हादसा ना हो जाए, उस चीज़ को देखना है। जितनी मूवमेंट्स होनी है जब मूर्तियां विसर्जन के लिए जाती हैं, तो उसमें व्यवस्था ट्रैफिक की एंड लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहे। पार्ट 2 जो यहाँ पर आने का पर्पस था वह मिशन शक्ति है, जैसा आप सभी जानते हैं। अभी झंडी दिखाकर इनको विदा किया गया। मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी शासन बहुत स्पष्ट है कि मिशन शक्ति हमारा एक बहुत ही प्रबल प्रोग्राम होता है। पूरे साल हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, वह सुरक्षित रहें और साथ साथ बहुत ही सशक्त बने। तो यह जो एक पूरा मंथ अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है मिशन शक्ति का, उसमें मैसेज बहुत क्लियर है कि कोई छेड़खानी ना हो, कोई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना हो, कोई किसी भी तरह से किसी भी महिला को असुरक्षित न करने पाए, या कोई बच्ची स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, घर में काम करने वाली या बाहर काम करने वाली महिला कोई असुरक्षित न महसूस करें। आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ में विकास भवन में कंट्रोल रूम का उद्घाटन सदर विधायक राजेंद्र मौर्य और जिलाधिकारी ने किया। ये कक्ष गौशालाओं में गौ माता की सुरक्षा, संरक्षण और पोषण आहार की गुणवत्ता की निगरानी के लिए बनाया गया है। विधायक ने कहा कि अब गौ माता की सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिलाधिकारी ने भी गौशालाओं की स्थिति में सुधार की बात कही। और इस बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। गाजियाबाद पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एटीएम फ्रॉड गैंग के 2 बदमाश धर दबोचे गए। एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बता दें कि महिला पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके का है। मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत महिला पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 2 संदिग्ध दिखाई दिए। रोकने का इशारा करने पर दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। गाजियाबाद की मिशन शक्ति टीम ने आज एक हाफ एनकाउंटर किया, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एसीपी प्रेस वाला मौजूद है, इनसे जानेंगे कि कौन से वो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज हाफ एनकाउंटर किया है जो जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किया है, किस तरह से ये आरोपी थे और क्या कुछ मामला है? जो आज दिनांक 29/9/2025 को गाजियाबाद में हमारे क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना में मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत शक्ति ऑन व्हील्स प्रोग्राम के थ्रू चेकिंग की जा रही थी महिला पुलिस कर्मियों की टीम के द्वारा। उसी दौरान जो है हमें मुखबिर खास की सूचना से ये पता चला कि एक कुख्यात किस्म का अपराधी जो न केवल एटीएम फ्रॉड करता है बल्कि अलग अलग आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, और ये हमारे एक क्रॉसिंग रिपब्लिक के थाना का जो एक एटीएम फ्रॉड हुआ था पिछले महीने, उसमें भी ये संलिप्त था। तो जब हमें ये पता चला कि आज ये फिर से घटना करने जा रहा है, तो वहाँ पे सघन चेकिंग की जा रही थी चेक पॉइंट लगा के, और उसी दौरान मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तार हो गए। मैम, सुनने में जानकारी में आया है कि एटीएफ से भी ये वांछित था। किस मामले में वांछित था ये? एटीएस और एसटीएफ दोनों इसके पीछे लगी हुई थी, और एटीएस ने जो है इसे पास्ट में कई बार अरेस्ट करके जेल भी भेजा है, और इस पे सेक्शन 124A सेडिशन आईपीसी के चार्जेस भी लगे हुए हैं। तो काफी शातिर किस्म का अपराधी था। रायबरेली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में चोरी की बड़ी योजना को नाकाम कर दिया गया है। पुलिस ने 8 अंतर जनपदीय महिला चोरों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वे चोरी की योजना बना रही थी। ये महिलाएं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थी और इनका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। मामले की जानकारी सीओ सिटी अरुण नौबहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। आज दिनांक 29 सितंबर 2025 को थाना कोतवाली नगर टीम व एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा रेलवे स्टेशन के पास से चोरी की योजना बनाते हुए 8 महिलाओं अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 अदद पीली धातु, चेन के टुकड़े, 3 कटर व 1 ब्लेड बरामद हुआ है। ये एक अंतर जनपदीय गिरोह है जो कि इसी समय खासकर नवरात्रि, दशहरा त्योहारों के समय सक्रिय होता है। मंदिरों में जाकर 2-2 की टीम बनाकर महिलाओं को घेर कर, चेन काट कर व पिक पॉकेट व कई जगह पर इनके द्वारा ज्वेलरी की शॉप पे जाके सामान। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में कुछ दिनों पहले हुई हिंसा की लहर अब भी चर्चा में है। मौलाना तौकीर रजा के उकसाने के बाद सड़कों पर हुई झड़पों के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अब तक 27 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और बरेली में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। मुख्य आरोपी के करीबी लोगों के होटल सील किए जा रहे हैं और बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू हो गई। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बरेली उत्तर प्रदेश का यह जिला इन दिनों एक संवेदनशील मोड़ पर है। कुछ दिन पहले हुए आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़पों ने पूरे शहर को हिला दिया। मौलाना तौकीर रजा के उकसावे पर इकट्ठा हुए लोग पुलिस और प्रशासन से भिड़ गए। इस झड़प में न सिर्फ जान माल का नुकसान हुआ बल्कि शहर के हालात पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। हिंसा के बाद प्रशासन ने कदम भी उठाए। मौलाना तौकीर रजा के फाइन्स एन्क्लेव में छिपे थे उनके करीबी आरिफ और उनकी पत्नी के नाम पर बने होटल, जिसमें बता दें कि शामिल हैं, उनको सील कर दिया गया। इसके अलावा तौकीर रजा के मददगार फरहद के होटल पर भी कार्रवाई की तैयारी है। फरहद के भाई की पत्नी के नाम से बने होटल को प्रशासन ने सील किया है और उसके बराबर बने दूसरे होटल पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब तक कुल 27 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बरेली प्रशासन का कहना है कि हिंसा के पीछे कुछ पॉलिटिकल और रेडिकल तत्व थे जिन्होंने आम लोगों को भड़काया। बरेली के हर कोने में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है।
हालात सामान्य होते देख भी दुकानों पर ग्राहक कम और पुलिस ज्यादा नजर आ रही है। शहर में 8 जिलों की पुलिस तैनात की गई है। सड़कें शांत होने लगी हैं, लेकिन प्रशासन अब भी सतर्क है। दरअसल अल हजरत दरगाह के पास कुछ लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जमा हुए थे। शुरुआत में ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया और देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू किया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो वहीं इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसके लगा कि वो जब चाहेंगे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि ना तो नाकाबंदी होगी, ना ही कर्फ्यू लगेगा। सीएम योगी ने कहा कि हमने जो सबक सिखाया उसने आने वाली पीढ़ियों को दंग करने से पहले 2 बार सोचेगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि व्यवस्था को रोकने का ये कैसा तरीका है। 2017 से पहले यूपी में यही चलन था, लेकिन 2017 के बाद हमने कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने लोगों से निवेदन किया कि वे आई लव मोहम्मद के नाम पे प्रदर्शन न करें। उन्होंने कहा कि बरेली में हालात अब सामान्य हैं। मौलाना ने स्पष्ट किया कि हिंसा के पीछे कुछ रेडिकल तत्व थे और जनता को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए था। उन्होंने लोगों से कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की। जुमे के बाद जो भी वाकया हुआ वो अफसोसनाक है। बहरहाल जो हालात हैं, इस हालात के पेश नज़र मैं तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा हूँ। और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। उन्होंने टकराव की स्थिति पैदा नहीं की। उन्होंने जहां भी विवाद की पोजीशन होती थी वहां वो समझौता करते थे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही मोहब्बत की दलील है। रोड पर उतर के हो हल्ला मचाना, शोर शराबा मचाना, हंगामा करना, ये उनकी तालीमात नहीं है, ये उनकी तालीमात के खिलाफ है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अमन शांति को बनाए रखें, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले और किसी से भी, चाहे पुलिस और प्रशासन के लोग हों या गैर मुस्लिम लोग हों या आपस के भी लोग हों, किसी से टकराने की कोशिश न करें। ग्रामीणों और व्यापारी शहर में लौट आए, लेकिन भय अभी भी बना हुआ है। दुकानों में ग्राहक कम हैं, बाजार सूने हैं। लोग प्रशासन की कार्रवाई को सही मान रहे हैं, लेकिन भय और सुरक्षा की भावना अभी भी लोगों के मन में मौजूद है। बरेली के एक बड़े धार्मिक नेता के रूप में मौलाना तौकीर रजा की पहचान है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग का वे प्रमुख है। आला अजरत खानदान से तौकीर रजा आता है। 2001 में तौकीर रजा राजनीति में आया। रजा ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। 2009 में रजा कांग्रेस के साथ हो गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में रजा ने सपा का समर्थन किया। इसके बाद 2014 चुनाव में रजा ने बसपा का साथ दिया। मौलाना तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। कई मामलों में वे पहले विवादित बयान दे चुका है और रजा के खिलाफ 2017 में भी बरेली में दंगा करवाने का आरोप है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की हिंसा सिर्फ पुलिस या प्रशासन से नहीं रोकी जा सकती। समाज के हर तबके को जागरूक करना होगा और स्थानीय नेताओं और धर्मगुरुओं की भूमिका अहम होगी। साथ ही सोशल मीडिया और अफवाहों के फैलने पर करार निरंतर भी रखना जरूरी है। बरेली में अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन यह घटना हमें याद दिलाती है कि अगर कानून और व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाए तो समाज कितनी जल्दी अशांति और हिंसा की चपेट में आ सकता है। प्रशासन की कार्रवाई, गिरफ्तारियां और होटल सीलिंग सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती यह है कि समाज को स्थायी रूप से शांति और सुरक्षा के रास्ते पर लाया जाए और यह तभी संभव है जब हर नागरिक संयम बरते, अफवाहों पर ध्यान न दे और कानून का सम्मान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।